नमस्ते, मैं हूँ शहज़ादा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान से, मिस्टर सैमुअल एच पॉल। इन्होंने 30 साल तक इन्होंने दूरदर्शन में काम किया है एंड ही रिटायर्ड एज अ डायरेक्टर इन दूरदर्शन। सो जब दूरदर्शन जब शुरू हुआ था तो वो स्टार्ट शक्तिमान और वैसे प्रोग्राम्स के लिए नहीं हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था एज एन एजुकेशन सिस्टम। बिकॉज उस टाइम इंडिया मतलब कि वो डेवलप कर रहा था इस इंडिया, और हर जगह पॉवर्टी थी और सरकार को चाहिए था कि वो इंडिया को मतलब वो एजुकेशन के थ्रू पॉवर्टी से बाहर निकाले। सो उसी टाइम पे ही मेरे नाना हैं एक्चुअली ये, तो उन्होंने उन्होंने दूरदर्शन ज्वाइन किया और उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए, जैसे स्कूल के प्रोग्राम्स जो होते थे कि उस टाइम पे जो फिज़िक्स पढ़ाते थे, बायोलॉजी पढ़ाते थे, तो वो टीवी पे ही सारे प्रोग्राम्स आते थे। और फिर डिफेंस के ऊपर प्रोग्राम्स बनाना, स्पेस के ऊपर प्रोग्राम्स बनाना, और इनके पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे एडवेंचर्स हैं इनके पास, और बहुत सारे इनके पास कहानियाँ हैं। तो आई थिंक हम बात करना शुरू करते हैं। सो नाना, थैंक यू आप मेरे साथ बैठे इंटरव्यू के लिए। सो आप आप दूरदर्शन कि आपने शुरू कैसे किया, कैसे दूरदर्शन आप पहुँचे, और आप कहाँ से कहाँ गए और कैसे शुरू हुआ दूरदर्शन आपका ये जर्नी? सबसे पहले थैंक यू शहजादा, क्योंकि तुम मेरे ग्रैंडसन हो, तो तुम्हें मैं अपने घर के नाम से पुकारूं, जो हमारा प्यार का नाम है चिंटू। हम लोग उनको शहजादा को प्यार से चिंटू कहते हैं, तो इस प्रोग्राम में भी मैं चिंटू ही बोलूँगा शहजादे को, जो कि बहुत आसान है बोलना, शहजादा लंबा ना बोलना। सबसे पहली बात ये ना कि जब ये दूरदर्शन इंडिया में स्टार्ट होने वाला था, तो उस वक्त मैं यूएसए में इसी की ट्रेनिंग ले रहा था, कम्युनिकेशन की। और ये बात है करीब 1960-61 की, और मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं बैचलर था। और जो मेरे होने वाली वाइफ थी, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि इंडिया में टेलीविज़न स्टार्ट होने वाला है और वहाँ पे लोगों को बुलाया गया है ऑडिशन के लिए। तब मेरी वाइफ, जिनका नाम डेलिस था, ये स्कूल में पढ़ाती थी, सेंट फ्रांसिस स्कूल में, और इंग्लिश प्रोग्राम के लिए उनका ऑडिशन हुआ था और सेलेक्ट भी हो गई थी। तब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये सीरियसली टेलीविज़न स्टार्ट होने वाला है इंडिया में। मैंने प्रोफेसर्स से बात की वहाँ पे यूएसए में, अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, जो कि सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी थी और कम्युनिकेशन में बहुत एडवांस थे। तो उनसे मैंने बताया कि इंडिया में स्टार्ट हो रही, तो क्या मैं अपना कोर्स टेलीविज़न की तरफ डाइवर्ट कर सकता हूँ। तो मेरी बात सुनने के बाद उनने इस पे विचार किया और एग्रीमेंट था कि ठीक है, मैं अपना सब्जेक्ट ऑडियो विजुअल एडमिनिस्ट्रेशन से डाइवर्ट करके टेलीविज़न एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च और रिसर्च वगैरह में लगाऊँ। तब मेरा डायरेक्शन ऑफ स्टडी टेलीविज़न बन गया। वहाँ से कोर्स किया मैंने, और मैंने एमएससी किया। वहाँ पे लोग मास्टर ऑफ साइंस देते हैं। इंडिया में मैंने ऑलरेडी मास्टर ऑफ आर्ट कर लिया था, अप्लाइड साइकोलॉजी में, और ये मैंने यूएसए में एमएससी किया, एडवांस इन टेलीविज़न एडमिनिस्ट्रेशन। जब मैं इंडिया लौटा तो उसके बाद मैं विज़िट किया, एज ए कैजुअल विज़िट था, टेलीविज़न सेंटर, जो कि उस वक्त लोकेटेड था पार्लियामेंट स्ट्रीट में, आकाशवाणी भवन में। जब हम वहाँ गए तो हम एक अपने रिलेटिव के साथ गए थे। जब मैं डायरेक्टर से मिला वहाँ के, तो वो एकदम बहुत ही खुशी दिखाई उनने, वो बोले कि तुम हमारा सेंटर क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो। तो हमने कहा सर, ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ एक जगह, तो एकदम से मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। तो बोले कहाँ है जॉब तुम्हारा। तो हमने कहा सर, मैं होम टाउन जबलपुर में है, वहीं मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। उनने कहा ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं उनसे पूछो कि
कि क्या वो तुमको रिलीफ कर सकते हैं, और तुम यहाँ रिलीफ करने के बाद तुम यहाँ आ जाओ टेलीविज़न सेंटर, हम तुम्हें जॉब देने में इंटरेस्टेड हैं। तुमने कहा ओके सर, ये मैं उनसे जिक्र करूँगा। वापस घर आया, अपने फादर से डिस्कस किया, उनकी एडवाइस सुनी, उन्होंने भी हामी भरी, बोले कि ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑफ़र है और अगर वो तुम्हें ले लेते हैं तो इट विल बी रियली गुड। फिर ये मैंने उनसे शेयर किया। फिर उन्होंने मुझसे पूछ के तय किया कि इंटरव्यू के लिए कब आ सकते हो। तो एक दो जगह और आना था, मुझे जाना था, क्योंकि तभी मैं रिसेंटली यूएसए से लौटा था इंडिया। 2-3 जगह मेरे कमिटमेंट थे। फिर मैंने उनको बताया कि राउंड अबाउट इस टाइम पे मैं आप फिक्स अप कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए डेट फिक्स हुई। उस जब डेट में इंटरव्यू के दिन मैं आया और एज इट वाज एक्सपेक्टेड आई वाज सेलेक्टेड उस वक्त एज एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर। डायरेक्टली प्रोड्यूसर की वो जो जॉब नहीं थी उनकी, तो उन्होंने असिस्टेंट प्रोड्यूसर का जॉब दिया। ठीक है, आई एक्सेप्टेड इट। फिर ये हुआ कि ट्रायल के लिए उन्होंने 8-10 प्रोग्राम दिए, ये देखने के लिए कि मैं रियली प्रोग्राम प्रोड्यूस कर सकता हूँ या नहीं। उन्होंने मुझसे ये भी शेयर किया कि जैसा तुम यूएसए में करते थे, इट यूज्ड टू बी कल्चरल प्रोग्राम, डांस, म्यूज़िक, ड्रामा एट्सेट्रा, वैसा नहीं है। ये इंडिया में एजुकेशनल टेलीविज़न रहेगा और जो टेलीविज़न स्टार्ट हो रहा है इंडिया में एब्सोल्युटली फॉर एजुकेशनल पर्पस, to promote science education and civics and good sense promotion और linguistic studies के लिए। So this is going to be an educational center। ये डॉक्टर राधा कृष्ण ने इसका इनॉग्रेट किया था सितंबर 15, 1959 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। एंड द फर्स्ट ऑफिशियल टेलीकास्ट जो टेलीविज़न सेंटर में हुआ, उस टाइम इसका नाम टेलीविज़न सेंटर था, तो वो था एक केमिस्ट्री प्रोग्राम जो कि फर्स्ट ऑफिशियल टेलीकास्ट था। Not a music program, not a dance program, not a cultural program. Plain and simple chemistry program for class 9th। तो ये शुरुआती था, इससे शुरुआत हुई टेलीविज़न सेंटर की। नाम टेलीविज़न सेंटर था क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट था ऑल इंडिया रेडियो का, और वो लोग भी ब्रॉडकास्ट करते थे प्रोग्राम, लेकिन उनके जो एजुकेशन प्रोग्राम वो वॉइस मीडिया में होते थे, ये विजुअल नहीं होता था। तो इसलिए उन्होंने टेलीविज़न इंक्लूड किया ताकि विजुअली हम और अच्छी तरह से साइंस प्रोग्राम पढ़ा सकें। ये वाज द स्टार्टिंग था। तो ना मतलब रेडियो और टेलीविज़न में मतलब क्या फ़र्क मतलब आपको दिखा कि उसके मतलब क्या बेनिफिट्स होते हैं, एंड जो आपने साइंस के प्रोग्राम्स बनाए थे वो मतलब आपने उसको मतलब कि इंटरेस्टिंग कैसे बनाया? बहुत फ़र्क होता है। जो अभी सवाल चिंतन पूछा कि रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम में, रेडियो जो है वोकल मीडिया है, वॉइस मीडिया है, उसमें आप दिखा नहीं सकते कुछ भी। जो रेडियो के जो स्टाफ होते हैं दे और उनकी जो क्वालिफ़िकेशन जो सबसे बड़ी है, दे हैव टू हैव गुड वॉइस। जबकि टेलीविज़न में उन्हीं लोगों को हम देखते भी हैं सामने। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क होता है। अगर हम साइंस का प्रोग्राम कर रहे हैं, हम साइंस के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं वोकली,
जिसे हर क्लास में टीचर बताते हैं, अभी भी बताते हैं, क्योंकि उस टाइम पे स्कूलों में टेलीविज़न ये ऐसे कोई विजुअल मीडिया तो था ही नहीं, तो टीचर अपना लेक्चर देते थे, उससे स्टूडेंट समझ लेते थे कि इस तरह का होता होगा, लेकिन वो देख नहीं पाते थे कि कैसा होगा। इसमें एडवांटेज ये थे, अगर हम कोई साइंस का प्रोग्राम कर रहे हैं, मान लीजिए हम केमिस्ट्री का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें हमें यूज़ दिखाना लिटमस का प्रोग्राम, तो हम रंग चेंज होते देखते हैं, नीले से लाल लिटमस, ये हम बोल के बता सकते हैं कि हमने ऐसा देखा कि आपने भी देखा होगा कि इसका रंग नीले से लाल हो गया। स्टूडेंट कहते हैं यस सर, यस मैडम, हो गया चेंज, लेकिन हमने देखा नहीं कुछ, ये आपने कहा हमने सुना। जो एक्सपेरिमेंट करते हुए थे तो क्लास इतनी बड़ी होती थी कि सारे स्टूडेंट देख नहीं पाते थे। अगर मान लीजिए 40 या 45 स्टूडेंट की क्लास हो और एक सामने टेबल पे टीचर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो सामने बैठे हुए कुछ लोग हैं वो देख सकते हैं, बाकी जो पीछे बैक बेंचर हैं वो ठीक से नहीं देख पाएंगे, अनलेस वो सब उठ के टीचर के आसपास झुंड बना लें और टीचर को घेर ले और घेर करके जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो देखें। कुछ लोग देख पाएंगे, कुछ लोग नहीं भी देख पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए उस समय टेलीविज़न द बेस्ट कम्युनिकेशन का साधन था, इसीलिए ऑल इंडिया रेडियो ने टेलीविज़न सेंटर स्टार्ट किया। और जो मैं अमेरिका में जब मेरी ट्रेनिंग थी वो एग्जैक्टली मोर और लेस इन्हीं लाइंस पे थी। वहाँ भी मैंने एजुकेशनल डिपार्टमेंट में ही ट्रेनिंग ली। हालांकि मेरा एडमिशन कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हो गया था कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग फिल्मोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी में होती, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। मैं इंटरेस्टेड था एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाने में। तो सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी बेस्ट जगह थी एजुकेशन प्राप्त करने की, वहीं से मैंने एमएससी किया और जो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। इंडिया आने के बाद मुझे ये जॉब मिल गई और उन्होंने ट्रायल के बेसिस पे कुछ प्रोग्राम दिए थे प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि कुछ केमिस्ट्री के प्रोग्राम्स थे, कुछ फिज़िक्स के। हर एक में इंक्लूडेड था एक्सपेरिमेंटेशन, वो मैंने किया। फिर उन्होंने रिव्यू किया कि प्रोग्राम कैसे कैसे रिसीव किए गए और उसका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव निकला। और उस वक्त ये भी था, चूँकि रेडियो को स्टाफ ने स्टार्ट किया था, तो मोस्ट ऑफ द स्टाफ उस टाइम रेडियो के थे और वो फेमिलियर थे वॉइस कम्युनिकेशन से, वो विजुअल कम्युनिकेशन से उनकी इतनी वो जानकारी नहीं थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सारे लोग प्रोफेशनल लेवल पे बहुत सूटेबल तो नहीं थे, क्योंकि रेडियो के लोग थे, दे वर गुड इन वॉइस ब्रॉडकास्ट, नॉट सो गुड इन टेलीविज़न टेलीकास्ट। धीरे धीरे रहते रहते काम करते थे। उस टाइम पे सिर्फ 2-3 ही लोग ऐसे थे जो कि बाहर से ट्रेंड थे, उनमें से मैं भी एक था। तो हम लोग ने अपना ये धीरे धीरे जो सिस्टम करेक्ट है वो लाने की कोशिश की। ना मतलब जैसे दूरदर्शन जब शुरू में जब आया था तो मतलब आई थिंक आपने ज्वाइन किया था 1963 में, तो उस टाइम मतलब उसके बाद भी आपको मतलब कैसी आपने मतलब प्रॉब्लम्स फेस की वहाँ पे, कि मतलब
मतलब ऐसे मतलब कुछ मतलब स्टोरीज हैं जहाँ पे मतलब आपको मतलब ठीक नहीं लगा वहाँ का मतलब प्रोफेशन मतलब जो Yeah. जो मतलब वहाँ के जो लोग थे, या तो ऐसी कुछ सिचुएशंस थी जहाँ पे Yeah. आपको मतलब ठीक नहीं लगा उनका काम? या बहुत बहुत अच्छा सवाल है चिंटू, बहुत नेचुरल है। बहुत बहुत फ़र्क था जो ट्रेनिंग मैंने यूएसए में पाई थी और जो ट्रेनिंग और जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा था। ट्रेनिंग वहाँ पे तो यूएसए में इस्टेब्लिश हो गया था टेलीविज़न सिस्टम और काफ़ी एडवांस था। जब मैं यहाँ आया, मैंने जब यहाँ का सिस्टम देखा तो ये तो बिल्कुल ही इन्फेंसी स्टेज पे था, कोई चीज़ प्रॉपर नहीं थी। यहाँ तक कि एक ही स्टैंडर्ड इक्विपमेंट भी नहीं था। कुछ सामान जो था, कुछ इक्विपमेंट जर्मन में बना था, कुछ इक्विपमेंट अमेरिका में बना था, एम्पेक्स कंपनी ने बनाया था। कुछ इक्विपमेंट इटली में था, इटली का था। इटली में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था टेलीविज़न, और जबकि अमेरिका और दूसरे देशों में ऑलरेडी काफ़ी एडवांस हो गया था। इंग्लैंड में बीबीसी ने भी स्टार्ट कर लिया था। तो उनका सिस्टम, मतलब कि इक्विपमेंट्स आपका मतलब कैमरा और क्या क्या चीज़ें होती थी? इक्विपमेंट में कैमरा तो बेसिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैमरा ही होता है, क्योंकि अगर विजुअल है तो कैमरा रहेगा ही। बिना कैमरा के विजुअल तो आ ही नहीं सकता, ले नहीं सकते। स्टूडियो का स्ट्रक्चर फ़र्क होता है, जबकि रेडियो का स्टूडियो फ़र्क होता है। उसमें साउंड की अहमियत होती है। टेलीविज़न में हमें प्रोविज़न है वीडियो की, विज़न की। सेट बनाना है स्टूडियो में, कोई किसी ड्राइंग रूम का सेट या क्लासरूम का सेट दिखाना, एक लैब सिचुएशन दिखानी है, तो उसका भी हम वो अरेंजमेंट रखते थे। तो जो कुछ होता था, सबसे बड़ी बात जो ये थी, जो कि प्रोड्यूसर को फील होती थी, वो ये था कि प्रोड्यूसर हमेशा अपने टीम से खुद कम्युनिकेट करता है। इसका उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं कोई प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मेरे 3 या 4 कैमरामैन हैं स्टूडियो में, जो कि हर एक कैमरामैन एक कैमरा हैंडल करता है। जब मैं उसको कोई कमांड देता था तो उन लोग कमांड से मूव नहीं होते थे। बाद में मुझे बताया गया कि जो कैमरा मैन हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल कैमरा मैन, द इंजीनियर्स आर एक्टिंग एज कैमरा मैन। और हर एक इंजीनियर उस वक्त जो था वो क्लास 2 गेजेटेड ऑफिसर था। तो मुझे बताया गया कि एक गेजेटेड ऑफिसर को हम जो हैं, जो कि हमारा रैंक अभी असिस्टेंट प्रोड्यूसर है और नॉट येट पक्का रेगुलर, सो दे विल नॉट मूव अकॉर्डिंग टू योर कमांड। यू हैव टू टेल अस, देन वी विल टेल द कैमरामैन। तो ये बहुत ही वैसा सिस्टम था। हमारा शॉट डिले हो जाता था अगर हमें कोई प्रोग्राम ऐसा करना जिसमें हमें बहुत क्विक चेंज चाहिए शॉट्स का, यहाँ से वहाँ, टेस्ट ट्यूब से फ्लास्क से थर्मामीटर, ऑल दोस थिंग। इसके लिए अगर हम टाइम दूसरे को दे कि ओके कैमरा 2 से बोलो कि उसका शॉट दे थर्मामीटर का, नाउ ही विल टेक his time to tell the camera person, then immediately I need a shot of burner or flask. I say next shot, ये कैमरा 1 ये दीजिए। तो इसमें बीच में जो है ना इतना टाइम लॉस होता था। सबसे बड़ी बात, हमारे शॉट मिस हो जाते थे, जो कि नो प्रोड्यूसर विल लाइक दिस, क्योंकि प्रोड्यूसर हैज़ टू वर्क very meticulously to do the program. हर एक शॉट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है कंटिन्यूटी लाने के लिए। और अगर हम किसी के थ्रू हम कमांड दें तो वो तो हमारे शॉट मिस हो गए। तो इसके लिए मैंने प्रोटेस्ट किया। एक प्रोग्राम के दौरान मेरे को शॉट डिले हुआ।
मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप की। मैं सीधा स्टूडियो से निकल के डायरेक्टर के पास गया। मैंने उनसे कंप्लेन की कि मैं प्रोफेशनल हूँ एंड आई वांट माय टीम टू बी प्रोफेशनल। यहाँ पे जो कैमरा पर्सन जो है, दे आर नॉट प्रोफेशनल कैमरामैन, देर आर इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर प्रोफेशनल होते हैं, बट दे आर नॉट प्रोफेशनली trained as cameramen. So I want professional cameramen and I want professional artists जो कि इसमें पार्ट ले सकें. So I want this to be done. Otherwise I am not so keen to join this center. तो ये मैंने उनको already bluntly बोला. And he immediately decided to take action. क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, टेलीविज़न अगर चलना हो तो ऐसे ही चलेगा। मतलब वो मतलब सही तरीके से सब चीज़ें प्लान होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब कुछ मतलब सारे जो कैमरामैन हैं मतलब वो आपके साथ एकदम सिंक। क्या वो प्लानिंग तो चलती है, क्योंकि प्लानिंग स्टेज पे कैमरामैन को भी इन्वॉल्व करता था मैं, और इंजीनियरिंग स्टाफ को भी इन्वॉल्व करता था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं टेक्निकल उसमें। इसमें कैमरा बैलेंस और पिक्चर बैलेंस है, वो तो इंजीनियर्स अपना उनका डिपार्टमेंट है, लेकिन कैमरामैन से बहुत वहाँ तालमेल रहता है। कैमरामैन से और स्टूडियो स्टाफ, फ्लोर असिस्टेंट्स हैं, फ्लोर मैनेजर हैं, दीज आर द बेसिक पीपल हु वर्क फॉर द प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन। और वहाँ पे सेट डिज़ाइनर भी है, मेकअप आर्टिस्ट भी है, किस टाइप के कैरेक्टर के लिए कैसा मेकअप चाहिए। सेट डिज़ाइनिंग के लिए हमसे इन एडवांस बात करते हैं कि भाई इस रिकॉर्डिंग के लिए इस तरह का सेट चाहिए, दे नीड टाइम टू डू इट। अगर मैंने एलेबोरेट लैब का सीन मांगा तो दे हैव टू वर्क हार्ड फॉर to get the lab situation in the studio. The collaboration absolutely ज़रूरत रहती सबसे ज़्यादा टेलीविज़न में। इवन फिल्म से भी ज़्यादा ज़रूरत टेलीविज़न पड़ती, क्योंकि फिल्म्स में टाइम ज़्यादा होता, टेलीविज़न में टाइम नहीं होता, बिल्कुल लिमिटेड टाइम होता, उसके अंदर तुम्हें प्रोग्राम करना है, करो। और उस ज़माने में जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे उसमें एडिटिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी, क्योंकि जो टेप हम जिसमें रिकॉर्ड करते थे वो मैग्नेटिक टेप होता था, जो कि बहुत ही हैवी होता था, उसका वो रोल, और 2 इंच वाइड। जो ऑडियो नॉर्मल हम टेप यूज़ करते ना, जैसे कैसेट वगैरह में, वो करीब 1/4 ऑफ एन इंच होता चौड़ाई। ये करीब कम से कम 3 इंच चौड़ा, 3 या 4 इंच चौड़ा टेप होता था ये उस ज़माने में, 1960 में। और उसका जो रील होती थी काफ़ी हैवी होती थी, 7-8 किलोग्राम की। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, एडिटिंग उस ज़माने में पॉसिबल नहीं थी। बाद में और इम्प्रूवमेंट होता गया, टेक्निकल एडवांसमेंट होते रहे, दूसरी टेप्स आ गए। जब तक कि मैं दूरदर्शन में था, टेप्स का साइज़ बहुत छोटा हो गया और बहुत एडिटिंग फैसिलिटीज़ मिलती थी, तो हम अपने प्रोग्राम बहुत अच्छा और भी अच्छा बना सकते थे। ठीक है ना? ये बात कर रहे हैं 60s and 70s की। ये बहुत बड़े थे। हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 1960 से लेके 19 समझ लो 5-7 साल आगे, 65-66। उसके बाद धीरे धीरे इक्विपमेंट शुरू हुआ।